नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र एक दिन की छुट्टी के बाद वापस हम लौटे और जबरदस्त रफ्तार आज मार्केट्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। बढ़िया तेजी इंडेक्स में थी और एक शानदार क्लोजिंग मार्केट्स ने आज दी भी है। आज की तेजी का पूरा दारोमदार था आईटी के ऊपर 2.5 से 3% के आसपास की बढ़त वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी और साथ साथ सपोर्ट था बैंक्स का और तमाम वो सेक्टर्स का जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। बारिंग फार्मा थोड़ा सा आज पीछे था, लेकिन बाकी अदरवाइज मार्केट के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिली। दो मार्केट का जो रेंज है वो वही है 24,100 24,500 ऊपर की तरफ, और उसी को ही मार्केट ने आज भी होल्ड किया। 50,500 निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस था और निफ्टी बैंक दोनों स्लाइटली अबव रेजिस्टेंस जाके बंद हुए, तो इसलिए क्लोजिंग अच्छी कह रहा हूँ। अगर ये होल्ड कर जाता है तो मार्केट में जानकार मान रहे हैं कि शायद तेजी और एक्सटेंड हो और 51,000 के जोन्स निफ्टी बैंक में एंड लाइकवाइज 24,800 के आसपास निफ्टी बनता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन अच्छी तेजी थी आज। ब्रॉडर मार्केट भी खरीदारी में था, 2% ऊपर मिड कैप इंडेक्स आया, 2% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स आया। आईटी में 3% का मोरलेस खरीदारी देखने को मिली थैंक्स टू टीसीएस आज पहली बार अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया लेकिन ऑल टाइम हाई बंद जरूर हुआ। मतलब अब 4430 का ऑल टाइम हाई है लेकिन बंद 4415 पे हो, तो विच इज़ एन ऑल टाइम हाई। तो 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार करने दूसरी बार पार करी इस कंपनी ने। इसके अलावा बाकी सेक्टर स्पेसिफिक भी मूव था। मिड कैप आईटी बिरला सॉफ्ट चला, एलटीटीएस चला, कोफोर्ज चला, अदानी समूह के शेयरों में आज खरीदारी थी एंड मेटल में एक अच्छा अप मूव देखने को मिल रहा था। ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा आज लीड कर रहा था। ओला इलेक्ट्रिक 75% चल चुका है अब से लेके आईपीओ से लेके अब तक। बढ़िया रफ्तार वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तमाम न्यू एज की कंपनियों में जोमैटो, पेटीएम, पीवी फिनटेक, डिलीवरी सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। एंड लाइकवाइज मार्केट अच्छी तेजी के साथ आज वापस कम बैक करता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में बाइंग थी, ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग थी, पीएसयूज में बाइंग थी, पीएसयू बैंक्स में बाइंग थी, प्राइवेट बैंक्स में बाइंग थी। सो हर तरीके से एक अच्छी रफ्तार मार्केट में आप रीड कर रहे थे। मेटल में से आज 1.5% के आसपास का मूव वहाँ पर आता दिखाई पड़ा। एफएमसीजी में करीब 1% के आसपास की खरीदारी वहाँ पर भी देखने को मिली। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा और बातचीत करूंगा कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो आया है शिवराम शेट्टी साहब का, नज़ारा टेक 20, कैंप्स 6, डिक्सन 10, कजारिया 20, ऑल आर फ्री। तो ऑल यू कैन होल्ड शेट्टी साहब। जो फ्री है उसके लिए इतना कंसर्न क्यों हो? क्या आपको लग रहा है कि आपके गेंस खत्म हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाएंगे? तो कोई बात नहीं, फिर ऊपर आ जाएंगे। मल्टीपल लेवल्स, मल्टीपल टाइम आप जब भी कभी कोई शेयर खरीदते हो, हमेशा हम शेयर का भाव देख के शेयर खरीदते हैं। कभी ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये भाव आज है, उस कंपनी का दाम कल गिरेगा भी, फिर चढ़ेगा भी, गिरेगा भी, लेकिन एंड ऑफ द डे उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो सब कुछ डिपेंड करेगी उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर डाउन द लाइन यहाँ से 4 साल बाद डिक्सन या नज़ारा या XYZ कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर लेती है यहाँ से, सो दाम भी एटलीस्ट 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं भी हो तो डबल तो हो ही जाएगा ना। सो क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? फ्री के शेयर हैं, उसमें वैसे ही खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आराम से होल्ड करिए। सब फ्री के हिसाब से बढ़िया कंपनियां हैं और ऐसे अगर और भी मौके आपको जीवन में मिले तो आप ज़रूर इकट्ठे करते रहिएगा ऐसे शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। सर हिंदुस्तान जिंक में क्या करें? 581 की बाइंग है। तनु सर अभी तो वो जो इसमें ओवरहैंग है इनके OFS का वो चल रहा है जिसकी वजह से आज बिकवाली है। वैसे ये कंपनी वर्थ होल्डिंग है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कोई खराबी नहीं है इस कंपनी के अंदर। अच्छी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, डिविडेंड पे ऑफ होता रहता है, लार्जेस्ट प्लेयर है सिल्वर का, जिंक का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। सो बढ़िया नाम है, बढ़िया ग्रुप है, आप बने रहो, बेटर है। अभी के लिए नियर टर्म में थोड़ा ओवरहैंग रहेगा वो OFS को लेके, लेकिन जैसे ही वो OFS का ओवरहैंग खत्म हो जाएगा, बी फाइन अगेन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। MOL में क्या करूं? काफ़ी नीचे आ गया है। अगेन स्टॉप लॉस मेंटेन करिए शेख साहब। कोई भी PSU स्टॉक में जहां बढ़िया तेज़ी आ चुकी है वहाँ अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको 100% अपना स्टॉप लॉस लेके ही चलना होगा, क्योंकि अब बहुत रिस्की बेट्स की साइड पर है। आपको डिफेंस साइड पे फंड्स को भी देख सकते हैं, जो उनका मोतीलाल ओसवाल के और HDFC के टॉप फंड्स आए थे डिफेंस के, और खुद डिफेंस शेयरों को भी देख सकते हैं। सब के सब ऊपरी स्तरों से काफ़ी टूटे हैं। सो टूटने की वजह है कि कोई ना कोई चीज़ की तो फेयर वैल्यू होगी ही। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप पढ़िएगा चाहें तो खुद भी। जैसे नायका है, नायका के केस में पिछले 5 क्वार्टर या 4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर दे रहा है, लगातार हर क्वार्टर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, कोई डिनाइल नहीं है उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी शेयर नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1000 के मल्टीपल के ऊपर है। हर चीज़ की एक फेयर वैल्यू होती है, चाहे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्यों ना हो, उसकी भी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। सो कहीं ना कहीं वैल्यू का एक रियल इवैल्यूएशन करिए कि क्या सही क्या गलत,
और वहाँ आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए यही कहूँगा कि स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, ताकि कहीं अगर आपका वैल्यू एवेल्युएशन गलत हो गया और शेयर भाग गया तो ठीक है, अगर नहीं भागा तो स्टॉप लॉस है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर एनएमडीसी और मोइल में 10% से ज़्यादा का लॉस है, इन्हें एवरेज कर सकता हूँ क्या? एमओएल तो गुप्ता साहब आप फिर भी एनएमडीसी तो आप फिर भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी अच्छी है। मोइल की भी डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो कोई भी पोजीशन अगर आप किसी भी पीएसयू में बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस साथ ही बाय करो। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, आराम से डिविडेंड आता रहेगा, कॉस्ट नीचे ले ही आएगा आपकी। ओके, IRB इंफ्रा 69, सर कोई भी मोमेंटम का इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश करेगा वोरा साहब। आप अभी तो होल्ड करिए एंड कीप एन आई ओवर इट, जैसे जैसे मोमेंटम आता जाए वैसे वैसे निकलते रहिएगा। इंफ्राज में मतलब बहुत मोमेंटम आते हैं और अच्छा पैसा ही बनता है, लेकिन मीडियम टर्म में फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि आपने ले लिया और भूल गए, ऐसी सिचुएशन में मत पड़िएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये शेयर यूजुअली फंस जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे नाम है, वेस्कॉन और HCC, NCC, इवन IRB, इन्होंने बहुत ऊपर के लेवल से लोगों को ट्रैप किया हुआ है। सो बेटर इज जहाँ जहाँ पर आपको तेज़ी मिलती जाए, कैपिटल अच्छा बनता जाए, आप निकलते जाइएगा। हेलो सर, टाटा इन्वेस्टमेंट 7500 से बाय किया हुआ हूँ, 17 शेयर हैं, अभी भी 10% लॉस है, अगर कोई रिस्क ना हो तो SIP कर सकता हूँ या निकल जाना ठीक रहेगा? शर्मा साहब देखो, 4970 या 4950, 5000 से मोटा मोटा आप मान लीजिए कहीं इसकी बुक वैल्यू बैठती है, तो आप उसके जितना इर्द गिर्द खरीदें उतना अच्छा है। ये अब शेयर क्यों नहीं चल रहा, उसकी वजह भी है। देखिए, कोई भी शेयर की एक स्टोरी बनती है मार्केट में, वो स्टोरी के ऊपर सब बेट कर देते हैं सडनली। अभी कोई स्टोरी नहीं दिख रही किसी को, जैसे ओला है, अभी कोई स्टोरी नहीं थी, ये 3 दिन पहले तक किसी की गुड बुक्स में नहीं था, आज सबकी गुड बुक्स में है। सो अगर अभी भी पूरा इंटरेस्ट नहीं आया होगा तो 1-2 सर्किट में तो 100% आ ही जाएगा, सब इसमें कूद पड़ेंगे, फिर वो वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा जहाँ है वो भी। जैसे नायका में हुआ, जैसे जोमेटो में नहीं हुआ था, वो नीचे आ गया था तो वहाँ उस पर इंटरेस्ट आ गया, या पेटीएम में सबको इंटरेस्ट ऊपर नहीं था, अब 400 रुपये में सबको इंटरेस्ट आ गया। सो लाइकवाइज आप टाटा एलेक्सी देखिए, जब वो चला था एक तरफा, मतलब 600 रुपये का शेयर चल के 6000 रुपये पहुँच गया, तो सबको इंटरेस्ट आ गया, सबने उसको लोड कर लिया गले गले तक, और अब वो कहीं नहीं जा रहा, वहीं का वहीं खड़ा है। टाटा इन्वेस्टमेंट सबको पसंद था IPO में कि ये तो टाटा ग्रुप की IPO है, क्या स्टोरी है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है दूसरी, सबने ले लिया गले गले तक, अब वहीं खड़ा है। लाइकवाइज टाटा इन्वेस्टमेंट, ये भी वैसी है। टाटा केमिकल, अगेन एक और नाम। तो ये क्या होता है इसमें कि जब इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है तो सब इसको लोड कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, और वो तब तक उसे लोड रखेंगे जब तक उनका पेशेंस टूट नहीं जाएगा। सो जिस दिन पेशेंस टूटेगा वापस चलना शुरू होंगे ये शेयर। सो बेटर इज़, अगर आप में इतना टाइम फ्रेम का इशू नहीं है, आप लेकर भूल जाने वाले लोगों में आते हो और आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता शेयर कहीं भी जाए, तो आप 5000 के आसपास जितना ले सकते हैं ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो बुक वैल्यू है, उसके नीचे जाते ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे टाटा केमिकल है, 1000 रुपये के नीचे आते अट्रैक्टिव हो जाता है। लाइकवाइज तो आप इस तरह की कंपनियों में यही करना पड़ेगा, और बाकी बहुत अगर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है तो थोड़ा आप कॉल उसके हिसाब से लीजिएगा, और कभी भी ये रनिंग स्टोरीज में मत पड़िएगा, क्योंकि भागते हुए स्टोरी में आप पैसा बना भी लोगे, यू माइट बी लकी फॉर 1 और ट्वाइस और मल्टीपल टाइम्स, बट बुल मार्केट में स्किल को हम लक से अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। हमें लगता है हमारा स्किलफुल है, वो एक्चुअल में हमारा लक होता है जो हमें सपोर्ट कर रहा होता है। सो ज़रा इसका ध्यान रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली आप काम करिएगा। मतलब बुल मार्केट में आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट क्या है, 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपया। पिछले 4 साल का लॉस है 5,000 करोड़ रुपए, 4 साल जब से IPO की कहानी शुरू हुई तब से लेकर अब तक का। ओला इलेक्ट्रिक देश की सबसे बड़ी EV कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, एवरीथिंग आई एक्सेप्ट, कंप्लीटली एक्सेप्ट, कोई इशू नहीं है। दूसरी तरफ आता है हीरो मोटोकॉर्प, दुनिया की लार्जेस्ट 2 व्हीलर कंपनी है, दुनिया की लार्जेस्ट 2 व्हीलर कंपनी, इंडिया की नहीं दुनिया की है, और एथर के जैसी कंपनियां इनके पास भी हैं EV में, एंड दे हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, मात्र 40,000 करोड़ ज़्यादा ओला से। और जबकि 4,000 करोड़ का कैश फ्लो जनरेशन है, डेट फ्री कंपनी है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ग्रोइंग बिजनेस कंपनी है, 2 व्हीलर की, मतलब जिन जिन गाँव का हमने नाम नहीं सुना उनमें उनके प्रोडक्ट जाते हैं। ऐसी कंपनी को बाजार दे रहा है 1 लाख करोड़ की वैल्यू, और 60,000 करोड़ की वैल्यू मिल रही है ओला को 3 दिन के अंदर 75%। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट ओला, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ होंडा,
लेकिन ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये आपके सामने रख रहा हूँ, सो आप लोग अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिएगा कि आपको सही लग रहा हो। ओला भी अच्छा है, हीरो भी अच्छा है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इस तरह की डिस्क्रिपेंसी अक्सर मार्केट देता है बुल मार्केट में। सो ऐसी डिस्क्रिपेंसी को अगर आपको सही लगता है तो उसका फायदा उठा के आप लोग जा सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, सीएट एंड जेके टायर दोनों की मार्केट कैप से ज़्यादा दोनों की साल की सेल्स है। 12,000 करोड़ की सेल है सीएट की और 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आप खुद ही अंतर देखिए कि उतने की तो मार्केट कैप नहीं है जितने का वो माल बेच देती है। सो ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आपको बाजार में मिलती रहेंगी नंबर्स के तौर पे। वो नंबर है, वो फैक्ट्स हैं, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। अब आपको सही जहां लग रहा हो आप काम कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और आई हैव 20 टेक महिंद्रा विद 25% शेयर, शेल आई बुक प्रॉफिट एज पी इज टू हाई। मोहम्मद साहब देखो, अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हो तो ज़रूर बुक कर लीजिए, अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर हो तो भी ज़रूर बुक कर लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। क्योंकि 40 के मल्टीपल पर अगर ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है, क्या होगा, मैक्सिमम ये 30 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, मान लीजिए 30 आ जाता है, साइमल्टेनियसली इसकी अर्निंग बढ़ती रहेगी, एक आध 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर साल में, साल भर की अर्निंग तो बढ़ेगी, बढ़ के इसकी अर्निंग बढ़ेगी तो ईपीएस बढ़ जाएगा। जो 30 करेक्शन से आया है वो एडजस्ट होकर अपने आप 25 आ जाएगा, फिर ये फेयरली वैल्यूड है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अर्निंग इंप्रूव करती रहती हैं, शेयर वहीं खड़ा रहता है और सस्ते होते रहते हैं। आईटीसी इज़ वन ऑफ देम, टीसीएस इज़ वन ऑफ देम। आप इन तरह की कंपनियों में यही होता है कि इनकी अर्निंग एक तरफ बढ़ेगी, ये ऊपर से 10% करेक्ट हो जाएंगे, फेयरली वैल्यू हो जाएगा। सो इसीलिए आप इनमें काम ऐसे कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। बट नियर टर्म में हो सकता है महंगा है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड कंपनी अदरवाइज। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड, टाटा केमिकल फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? सर, स्टैनली के केस में कुछ फंड्स तो बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये एक यूनिक सेगमेंट बोला जा रहा है, एक प्रीमियम सेगमेंट बोला जा रहा है, तो इसलिए, और प्लस ये सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए अच्छा भी होता है, इसलिए बोल रहे हैं। बट अगेन अभी बहुत सारे नंबर है नहीं। टाटा केमिकल ठीक है, लेकिन टाटा केमिकल के केस में आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए, तभी आप बाय करिएगा, क्योंकि टाटा केमिकल में सेक्टर भी वीक है, इस कंपनी के नंबर भी वीक हैं, और ये शेयर ओवर ओन्ड भी है रिटेल में। तो ये तीनों चीज़ें इसके नेगेटिव है अभी। सो अगर आप में पेशेंस है तो यहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू होगा, फिर वो धीरे 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 टाइम लेगा, ओवर ओनरशिप खत्म होगी, नंबर्स 1-2 क्वार्टर में स्टेबल होंगे, फिर पिकअप आएगा, वन फाइन डे फिर जाग जाएगा। सो ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उतना आप में है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज ये दोनों के साथ यही ट्रिगर्स अवेटेड है। स्टैनली में कुछ फंड्स ने बाय किया था नीचे माल, वहाँ पर भी मतलब रिसेंट कुछ म्यूचुअल फंड की तरफ से भी खरीदारी हुई थी। Okay, sir, can we do SIP in Indian Hotel and Indigo for longer duration of time to play India travel and leisure story? Both are excellent companies, Jain Saab, and both are worth SIP as well, but both are super expensive. Even आप 100 के मल्टीपल पे तो शायद इंडियन होटल ही कामकाज कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इंडिगो के केस में आप इसको SIP की बजाय ना वैसे देखोगे, जहाँ जहाँ पर इसके को प्रमोटर माल बेच रहे हैं, वहाँ पे आप माल खरीदो, क्योंकि हर बार जहाँ जहाँ इंडिगो के को प्रमोटर ने माल बेचा है वहाँ से शेयर ऊपर आ जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसके पीछे भी। एक बारी जब वो यूनाइटेड स्पिरिट्स में माल बिका था डियाजियो को, विजय माल्या साहब ने जब बेचा था, तब यही हुआ था कि उन्होंने जब माल बेचा तो उनके पास कुछ पार्शियल रेजिडुअल स्टेक उन्होंने अपने पास रख लिया था, बाकी स्टेक बेच दिया था। उन्होंने जितने का वो स्टेक बेचा था, बचे हुआ पैसा, जो बचा हुआ रेजिडुअल स्टेक था, वो भी उतने का ही उन्होंने बेचा, क्योंकि आगे शेयर भाग गया, उन्होंने बचा हुआ स्टेक ऊपर ऑफलोड कर दिया या गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, जो भी हुआ। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर भी है, थोड़ा थोड़ा स्टेक ऊपर के लेवल पे बार बार वो बेचते हैं, और जो बेचते हैं उससे ऊपर के लेवल पे माल बिक रहा है। दोनों कंपनियां अच्छी हैं, दोनों कंपनियां एक्सेलेंट है, रादर ग्रुप्स भी अच्छे हैं, कंपनियां भी अच्छी हैं, वैल्यूएशन महंगे हैं दोनों में ही, कोई ऐसा, इंडिगो फिर भी सस्ता है, इंडियन होटल तो बहुत महंगा है, बट SIP लायक के केस में किसी बल्क शॉर्ट में नीचे मिले वो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई गिरावट है वहाँ थोड़ा बड़ा SIP ले लीजिए, फिर नीचे है फिर ले लीजिए। आउटराइटली SIP आप उन कंपनियों में करिए जिनकी कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट है, और जिनके प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंट कंपनी है, आमतौर पर ऐसी लार्ज कैप ही मिलती हैं, उनको ही आप प्रेफरेंस दीजिए। इंडिगो एंड इंडियन होटल दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं, बट वन शॉट में बाय करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहना चाहिए। बाकी SIP इंडिगो के लिए फिर भी बेटर है इंडियन होटल के कंपैरिजन में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, रिस्पेक्टेड सर, काइंडली एडवाइस फॉर लॉन्ग टर्म विच वुड बी द नेक्स्ट HDFC बैंक एट CMP, RBL, बंधन, IDFC? अरोड़ा साहब, मेरी सीमित जानकारी कहती है कि अगला HDFC बैंक बनेगा खुद HDFC बैंक, और कोई नहीं, क्योंकि HDFC बैंक के पीछे बहुत रिच हिस्ट्री है। कभी आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो क्यों रिच हिस्ट्री है।
मतलब पूरे विजय माल्या क्राइसिस में एचडीएफसी बैंक का नाम नहीं था। आपने शायद नहीं गौर फरमाया तो आप फरमा लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा आर्टिकल। इकलौता बैंक था जिसने विजय माल्या को लोन नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि विजय माल्या साहब ने उस समय पर सिक्योरिटीज़ नहीं दी थी एचडीएफसी बैंक को, तो उन्होंने बात बोल दी जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी तब तक लोन नहीं है। सो फेस वैल्यू पे उन्होंने लोन नहीं दिया था। सो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का अटमोस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के साथ चलता था। एंड वेरी वेल मैनेज, वेरी वेल गुड बैंक। तो एचडीएफसी बैंक वुड बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है। और रही बात होप ट्रेड में मत पड़िए। बुल मार्केट में होप ट्रेड सबसे ज़्यादा होते हैं। होप ट्रेड होता है कि ये ऐसा हो जाएगा, सबसे बड़ा इंडिया सोलर प्लांट का कंपनी बन जाएगा या रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री बन जाएगा। सुजलॉन वुड बी नेक्स्ट निफ्टी 50 स्टॉक, या वोडाफोन वुड बी द लार्जेस्ट भारतीय टेलीकॉम स्टॉक, या ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आप सुनने को मिलेंगे। सो बुल मार्केट में होप मार्केट ज़्यादा होता है, तो आप ज़रा उसका ध्यान रखिएगा। ये अगर बनने होते एचडीएफसी बैंक तो अब तक बने होते हैं, कुछ तो इनमें साइन आई गया होता। सबको लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनेगा नहीं एचडीएफसी बैंक, मैं कभी डिनाई नहीं करता, भगवान करे बन भी जाए, लेकिन स्टिल व्हेन नंबर्स के लिहाज से देख लीजिए, सबके आपको क्लियर हो जाएंगे ना। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ उनकी चेक कर लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इनकी चेक कर लीजिए, तीनों की आपको अवेलेबल है 12 साल की स्क्रीनर मिल जाएगी, वहाँ चेक कर लीजिए तीनों की, और इसकी भी चेक कर लीजिए। ग्रोथ से अपने आप आइडिया लग जाएगा, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इतनी अच्छी है वो मैच कर लेगा, सिंपल। आरईसी के शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड तो कर सकते हैं अमित सर, लेकिन नई खरीदारी के लिए थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, तो दो कंपनी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, सब कुछ इम्प्रूव्ड है, बट एक ही कैच है कि ये थोड़ा चला हुआ है, तो नीचे मिल जाना ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ आउटराइटली खरीदारी करने के। ओके, मुक्का प्रोटीन एंड एबी कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म। सर एबी कैपिटल तो ठीक है, मुक्का प्रोटीन को आप अभी अवॉइड करिए। बहुत अच्छे अच्छे नाम बाज़ार में आपको अभी भी सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। लार्ज कैप में अच्छे नाम है, नॉन मिड कैप में अच्छे नाम है, थोड़ा आप नज़रें दौड़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ ऐसी कंपनियों में एक्सपेरिमेंट करने के कि जो पेनी कैप स्मॉल कैप में जा रहे हैं, आप लार्ज कैप में पैसा बन रहा है तो क्यों मिड कैप स्मॉल कैप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत सुकून की चीज़ होती है, अगर आप आज मार्केट को देख रहे हैं बढ़ता हुआ, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। इमेजिन अ सिचुएशन, किसी फाइंड 1000 पॉइंट सेंसेक्स टूट जाए, मिड कैप 2000 पॉइंट टूट जाए, 1500 पॉइंट टूट जाए, आपको सबसे पहले घबराहट इन्हीं शेयरों में होगी। आपके पास उस समय अगर मान लीजिए रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, इस तरह के शेयर हैं, तो आपको शायद घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आप सोचोगे ठीक है नीचे आ गए तो लॉस ले लेंगे, बंद तो नहीं हो रहे हैं, आप होल्ड करके रख सकते हो इन्हें 5 साल भी 10 साल भी, कुछ नहीं हुआ तो डिविडेंड ही देते रहेंगे। इनकी ग्रोथ के ऊपर आप सवाल उठा सकते हो कि ये थोड़ा कम चले हैं, थोड़ा ज़्यादा चले हैं, थोड़ा रिटर्न कम आया है, थोड़ा रिटर्न ज़्यादा आया है, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हर फंड इन्हें ऐसी नहीं लेके बैठा हुआ ना। हर म्यूचुअल फंड के पास होते हैं शेयर। LIC सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपना रिलायंस के अंदर रखता है, और आज से नहीं रखे हुए 20 साल से रख के बैठा है। क्यों रख के बैठा है? क्योंकि उसे पता है जो लार्जेस्ट कंपनी है, इट इज़ टू बिग टू फेल, तो आराम से वो तो पैसा सेफ हो ही गया, आगे अपना और करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह आप लोग भी अपना एलोकेशन करिए, पहले लार्ज, फिर मिड, फिर नॉन मिड या नॉन स्मॉल, फिर जाइए आप स्मॉल कैप एंड पेनी कैप की तरफ, ज़्यादा बेटर है। चलिए खैर, अब इतने सवालों शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत हुई और जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, उन सभी से बहुत बहुत माफ़ी। और आप लोगों से मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान सवाल ही पूछ सकते हैं। बाकी मुलाकात आप लोगों से सोमवार को होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।